नमस्कार दोस्तों। आयुर्वेदिक मेडिसिन के इस सीरीज में आज हम सभी बात करेंगे जिस दवा के बारे में, उसका नाम है नाग भस्म। दोस्तों, यहाँ नाग भस्म जो औषधि है वो लेड से बनता है। लेड, जिसका रासायनिक नाम पीबी होता है, लेड कोलम्बम पीबी। दोस्तों, ये जो सीसा या लेड से बनने वाली ये जो दवा है, जो आयुर्वेद में नाग भस्म के नाम से जाना जाता है, ये बहुत वर्साटाइल यूज होता है। बहुत सारे डिजीज में, बहुत सारे रोगों में अलग अलग तरह के सिम्टम्स और इत्यादि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई तरह के क्रॉनिक केसेस को ये बहुत अच्छे से क्योर करता है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, किन किन तरह के रोगों में किस किस मात्रा में, किस किस अनुपान के साथ इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। दोस्तों, नाग भस्म के बारे में पहले ब्रीफली जानना यदि हो तो ये जान ले कि ये इसका स्वाद तिक्त होता है। देखिए, यहाँ पे तिक्त से आशय जो होता है वो होता है तीता, क्योंकि जनरली अपने इंडिया में एक चलन आ गया है कि मिर्च को लोग तीता कहते हैं। वास्तव में जो मिर्च होता है वो कटु रस प्रधान होता है और जो नींबू होता है वो तिक्त रस प्रधान होता है। तो इसका स्वाद जो नाग भस्म है वो तीता होता है, तिक्त होता है और किंचित मधुर, थोड़ा सा तीता और मधुर के बीच का होता है। यह मेटाबॉलिज्म इनहेंस करने वाला होता है, यानी ये उष्णवीर्य होता है। इसका जो एक्शन है वो ड्राइनेस क्रिएट करना, रुक्षता क्रिएट करता है। विपाक में यह कटु होता है, लघु होता है, वृश्य होता है, चक्षुष्य होता है इत्यादि। इसके बहुत सारे एक्शन हैं। इसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी भी मिलेंगे जो कि आपको समझ में ना आएगा। इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं सामान्य भाषा में इसे इस तरह से बनाऊं कि हर कोई जो आयुर्वेद से है जुड़ा हुआ सो, आयुर्वेद का स्टूडेंट है सो, या कोई आम आदमी इसकी जानकारी ले सके। दोस्तों, इसके एक्शंस के बारे में जब बात करते हैं, सबसे पहला एक्शन आता है अमाशय पर। दोस्तों, एक कंडीशन आता है जिसमें कि अमाशय जो है वो इंलार्ज कर जाता है, जिसको इंलार्ज स्टमक बोलते हैं, डिस्टेंडेड एब्डोमेन बोलते हैं। तो इस तरह का जो कंडीशन होता है उसमें हाइपर एसिडिटी बनता है, पेट में बर्निंग सेंसेशन होता है या बर्निंग फील होता है और अतिशय तृष्णा यानी बहुत ज्यादा प्यास लगता है, कोलिडिप्सिया कंडीशन आता है, नौजिया होता है, कई बार उल्टी हो भी जाती है, यानी नौजिया के साथ साथ वॉमिटिंग भी होता है। वैसे कंडीशन में पहले पंचकर्म के द्वारा स्नेहन या स्वेदन कर दिया जाता है। स्नेहन स्वेदन के बाद जरूरत हो तो वमन विरेचन, या कई बार सद्य वमन या विरेचन देकर के अंतः परिमार्जन कर लिया जाता है। उसके बाद नाग भस्म का जब प्रयोग कराया जाता है तो उसमें बहुत अच्छा और इंस्टेंट रिजल्ट आता है। यानी जब इस तरह का केस जहां पे कि इनलार्ज स्टमक हो गया है या डिस्टेंडेड स्टमक हो गया, वहां पर पहले पंचकर्म के द्वारा स्नेहन स्वेदन की जरूरत हो तो करें, नहीं जरूरत है तो वहां पे वमन या विरेचन सद्य दे करके या फिर नाग भस्म का प्रयोग करने पर बहुत सारे रिजल्ट आता है। दोस्तों, एक और कंडीशन है, जब इंटेस्टाइन में या स्टमक में अल्सर हो जाए, यानी कि आंतों में या अमाशय में घाव उत्पन्न हो जाए, व्रण उत्पन्न हो जाए, तो वैसे कंडीशन में नाग भस्म की प्रयोग वहां पे बहुत लाभकर होता है। दोस्तों, एक और कंडीशन है जहां पे इंटेस्टाइन जो है उसका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाता है, यानी जो खाना पेशेंट खाया वो उसके स्टमक में रुक गया या फिर उसके इंटेस्टाइन में रुक गया और वो काफी समय तक रुका हुआ है, आंतों में गति नहीं हो रही है, जिससे कॉन्स्टिपेशन कॉज कर रहा है। इस तरह का यदि कंडीशन है जहां पे पेट के अंदर आंतों में आकुंचन प्रसारण यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट सही नहीं हो रहा, उसको ये इंप्रूव करता है। यानी वैसा कंडीशंस को ये ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि कोई पेशेंट पेट की समस्या लेकर आए और साथ में वो काफी दुबला पतला हो जाए, यानी देखने में उसका टेक्सचर काफी दुबला पतला है, काफी जीर्ण हो गया है, एकदम सूख गया, अस्थि पंजर जैसा बच गया है, तो वैसे कंडीशन में नाग भस्म का प्रयोग रिजल्ट देता है। देखो दोस्तों, एक चीज और कि एक कंडीशन होता है, इसको बोलते हैं गंडमाल, यानी कि और अपची, यानी शरीर में एक ट्यूमर्स का डेवलपमेंट होता है जो गले के पास इस रीजन में लाइन से होता है, कोई माला पहना हुआ है, उस तरह छोटे 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 स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं। तो यदि उस तरह का है, या कई बार होता है ग्लैंड टीबी में भी वो लगातार कई सारे ग्लैंड्स यहाँ पे दिखने लगते हैं, तो यदि इस तरह का कंडीशन बन रहा है तो वहां पर हम लोग इसका प्रयोग, लेकिन इसमें ध्यान ये रखना है कि ये नया हो, बहुत सारे दोष इसमें इन्वॉल्व ना हो,
और यह विकार प्राकृतिक हो, इन द सेंस की बॉडी के मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्ब होने से हो, इन्फेक्शन नहीं हो, या कोई इन्फेक्शन से लिम्फेडिनोपैथी नहीं हुआ है, वो बॉडी के अंदर कोई हार्मोन का अनबैलेंस होने से या कोई इस तरह का ग्रोथ के डिस्टर्ब होने से वो हो रहा है, इन्फेक्शन ना हो, तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक चीज और दोस्तों, इसका जो पेशेंट होगा वो कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो इसको समझने के लिए ये है कि मोटा हो लेकिन थुलथुला हो, या फिर पतला एकदम बीमारी से जो इसका शरीर एकदम जीर्ण शीर्ण इत्यादि हो गया हो, तो वैसे मरीजों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जब प्रयोग कराया जाएगा, जिसको यहाँ पे मैंने बताया कि कंठमाल, गंडमाल या अपची है, तो कुछ समय के प्रयोग के बाद धीरे धीरे वो ढीला होने लगता है, उसके सूजन कम हो जाते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन आता है और धीरे धीरे वो जो ग्रोथ है वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। दोस्तों एक चीज और, स्वर्ण भस्म और नाग भस्म को कैंसर की दवा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये कैंसर के लगभग हर तरह के केसेस में प्रयोग होता है। यानी इसका प्रयोग कैंसर से बचाता भी है और कैंसर की चिकित्सा में भी प्रयोग होता है। तो इस तरह का कंडीशन यदि आए तो उसमें इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। एक बात और कि जब भी कभी पेशेंट को मतलब थोड़ा कम या ज्यादा मात्रा में ध्यान दिया जाए कि वात व्याधि बना हो और बार बार वात व्याधि का आगमन होता हो, यानी वो ट्रीटमेंट लिया, ट्रीटमेंट लेने के कुछ समय के बाद क्या होता है कि वात व्याधि ठीक हो गया, दर्द या नर्वस न्यूरोलॉजिक संबंधी पेन्स या कंप्लेन जो भी है वो ठीक हो गया और मेडिसिन स्टॉप करने कुछ दिन के बाद फिर से वापस आ रहा है, यानी जहां पे बार बार पुनर्भव हो रहा है, वैसे कंडीशन में नाग भस्म का प्रयोग लंबे समय तक थोड़ी मात्रा में एक मंडल प्रयोग करने के बाद फिर थोड़ा सा वहां पे ब्रेक करेंगे, फिर एक मंडल प्रयोग करेंगे, इस तरह से प्रयोग कराने पर ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। यानी रिकरेंट जो नर्वस सिस्टम या पेन रिलेटेड कंप्लेन या वात संबंधी जो समस्याएं हैं उसमें इसका प्रयोग बहुत बढ़िया लाभप्रद होता है। दोस्तों ये जो नाग भस्म है ये डायबिटीज के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। मधुमेह, चूंकि क्या मधुमेह जो है उसमें होता है कि सारा बॉडी यानी रस, रक्त, मांस, मेद इत्यादि के साथ साथ वहां पे तीनों दोष प्रकट होते हैं और इसमें वात, पित्त, कफ तीनों दोष, रस, रक्त, मांस, मेद, वसा, लसिका, मज्जा, शुक्र इत्यादि सब इन्वॉल्व रहते हैं। ओज का इसमें ह्रास होता है। तो ऐसे कंडीशन में जब हम लोग नाग भस्म का प्रयोग कराते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे इनका ये धात्विक जो स्ट्रक्चर है उसमें सुधार होता है, वहां पे धातुओं का पोषण परिपूर्ण होता है और साथ में धीरे धीरे ब्लड शुगर भी कम होने लगता है और इसमें लंबे समय तक प्रयोग करने पर बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। दोस्तों एक चीज और इसके बारे में जानकारी लेना होगा कि जब हमारा धातु अलग अलग तौर पर डिस्टर्ब है, यानी किसी मांस धातु डिस्टर्ब है, किसी मेद धातु डिस्टर्ब है, तो खास करके मांस और मेद के कंडीशन में अवरक्त भस्म का प्रयोग करेंगे। यदि रस धातु का है तो मैंने कल बात किया था यशवंत भस्म के बारे में, लेकिन यहाँ पे मांस और मेद की विकृति ज्यादा दिख रही है और यदि मेद या मांस की विकृति होगी तो उसके बाद से क्रम से मज्जा और अस्थि धातु का क्षय होना है, तो उन कंडीशन में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और इससे काफी ज्यादा हम लोग लाभ लेते हैं। एक चीज और दोस्तों कि इसका प्रयोग करते समय दूध का यदि सेवन किया जाए तो ज्यादा अच्छा लाभ होता है। डायबिटीज का एक कंडीशन होता है जिसमें रोगी जो है या तो अत्यधिक मोटा होगा या एकदम दुबला पतला होगा, जिसमें मेद की दृष्टि ज्यादा, यानी पेशेंट बहुत ज्यादा फैटी हो। ऐसे रोगियों का शरीर जो है उसमें बल कम रहता है और उनमें नाग भस्म ज्यादा अच्छा काम करता है। जो पतले दुबले होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं और दुबले पतले हो गए हैं, उनके में यशवंत भस्म अच्छा काम करता है। लेकिन जहाँ पे ओबेसिटी है, फैटीनेस है, वहां पे नाग भस्म का प्रयोग बेहतर होता है। दोस्तों पेट से रिलेटेड इसका एक कंडीशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोष्ठशूल, यानी पेट में उसको दर्द हो रहा है और शूल इतना खास तरह का सिम्टम्स लिए हुए है कि आंतों में जब यह दर्द स्टार्ट होता है तो पूरे पेट के सारे ऑर्गन को ये डिस्टर्ब कर देता है। अब पेट का सारा ऑर्गन इसमें डिस्टर्ब होने से सारे का फंक्शन खराब रहता है। बात
और बात पित्तानुबंध वहां पे रहता है, यानी बात की प्रोमिनेंसी होगी पेट में या फिर पित्त की प्रोमिनेंसी होगी। इसमें थोड़ी थोड़ी नौजिया, थोड़ा थोड़ा वोमिटिंग का कंडीशन बनता है, यानी कुछ लोगों में नौजिया ज्यादा आता है, कुछ लोगों में वोमिटिंग ज्यादा होता है। और जो वोमन या जो वोमिटिंग का जो वेग है वो कम मात्रा में आता है, यानी फील ज्यादा होगा, पेट में दर्द ज्यादा होगा, नौजिया टेंडेंसी ज्यादा आएगी, वोमिटिंग कम होगा। यदि इस तरह का कंडीशन है तो उसमें नाग भस्म का प्रयोग करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। एक चीज और दोस्तों, यदि कोई रंग के कंपनी में, यानी वैसा जगह जहां पर कोई कलर बनता हो, या तो वो नील बनाने वाली कंपनियां हैं जैसे उजाला इत्यादि, या फिर कहीं जहां पेंट इत्यादि का काम होता है, पेंटर कारपेंटर ये लोग जो हैं, या पेंट से बनने वाले कोई भी काम, जहाँ पेंटिंग का काम हो रहा है या पेंट का कोई फैक्ट्री है, वहां पर यदि कोई पेशेंट है या वहां पे काम करने वाला कोई मजदूर है, सो यदि पेट में एकाएक बहुत तेज दर्द उत्पन्न हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में नाग भस्म का प्रयोग बहुत बढ़िया रिजल्ट देता है। दोस्तों, एक कॉन्स्टिपेशन पे इसका लक्षण ये है कि जो पेशेंट होता है उसे कभी भी पेट क्लियर नहीं होता, हमेशा कॉन्स्टिपेशन उसका बना रहता है। खास करके उसे ऐसा फील होता है कि मेरी आंतें एकदम कमजोर हो गई हैं, मेरा आंत एकदम निर्बल हो गया है, और इसके साथ साथ क्या है, वो इम्पोटेंसी की तरफ भी मूव करता है, यानी उसके में धातु क्षय हो रहा होगा, शुक्र धातु के क्षय के लक्षण उसको दिख रहे होंगे। तो ये सब जो कंडीशन है यदि उसमें, और साथ में यदि कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक बना हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा कि आंतों से जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है, मल प्रवृत्ति उसकी ठीक हो जाएगी, और आंतों से धीरे धीरे करके आंतें मजबूत हो जाएंगी, मल आराम से निकलने लगेगा। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जब इस डिजीज का हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे नाग भस्म की मात्रा कम दी जाएगी, लंबे समय तक यूज कराना है। यदि पेशेंट बहुत दुर्बल है तो मंडल मंडल प्रयोग करके फिर बीच में उसको ब्रेक करना रहता है, और इसबगोल हुआ या कोई और भी जो वातानुलोमन करने वाला, उसको प्रारंभ में देने की जरूरत पड़ती है। धीरे धीरे जब हाथ मजबूत हो जाएगा तो फिर उस तरह का जो वातानुलोमक द्रव्य है उसका प्रयोग बंद कर दिया जाएगा नाग भस्म का प्रयोग करके, और धीरे धीरे जब वो दोष साम्यावस्था में आ जाएंगे फिर दवाओं को बंद करना है। दोस्तों, एक चीज और, हड्डियों का घाव, यानी ऐसा घाव जो हड्डियों से शुरू हुआ या बाहर रस रक्त मांस इत्यादि से होते हुए वो हड्डियों तक पहुंच गया है, या कैंसर का केस, खास करके ऑस्टियोमा इत्यादि के केसेस में जब हड्डियों पर व्रण हो गया है, तो वैसे कंडीशन में जब हम लोग अभ्रक भस्म का प्रयोग कराते हैं तो अस्थि धातु का पोषण होता है, और पार्थिव इत्यादि जो घटक हैं जो अस्थि को पोषण देने वाले हैं उनकी पूर्ति हो जाती है, और उस घाव में सुधार होने लगता है। मज्जा यानी बोन मैरो से संबंधित यदि कोई विकृति है तो वैसे कंडीशंस में क्या होता है, धीरे धीरे हड्डियां नरम पड़ने लगती है, यानी कि मॉडर्न में बोलेंगे तो ऑस्टियोमेलेसिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये ऑस्टियो संबंधित प्रॉब्लम्स हो गए। या फिर आपका एक और कंडीशन आजकल ज्यादा देखने को आ रहा है इसमें कि बोन मैरो का डिजेनरेशन हो जा रहा है। और दोस्तों, खास बात कि बोन मैरो के डिजेनरेशन होने के बाद शरीर में खून बनने की प्रक्रिया भी सुस्त हो जाती है, क्योंकि खून का निर्माण बोन मैरो में ही होने को है। तो ब्लड बनना कम जो हो जाता है उसके पीछे कौन काज है, तो वहां पे कॉजेशन होता है कई बार कि बोन मैरो की कमजोरी। तो यदि इस तरह कंडीशन है, बोन मैरो का डिजेनरेशन दिख रहा है या बोन का डिजेनरेशन दिख रहा है, तो बोन मैरो की कमी वहां पे होगी। तो वैसे कंडीशन में भी नाग भस्म का प्रयोग किया जाता है, जिसमें देखा जाए यदि हड्डियों में कमी आ रही है बोन मैरो के चलते तो हड्डियां टेढ़ी होने लगेंगी, हड्डियां सॉफ्ट होने लगेंगी, हड्डियों में छेद होने लगेगा। ये सारे कंडीशन को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस इत्यादि के तौर पर रखा जाता है, और उसकी डायग्नोसिस वहां से बनती है। दोस्तों, जब वहां पे ये विकार होंगे, मज्जा इत्यादि धातुओं का क्षय होगा, तो एक चीज ध्यान रखना है कि हड्डियों में बहुत तेज दर्द होता है, हड्डी टूटने जैसा दर्द होगा, हड्डी के कोई काट रहा है, और पेशेंट इस तरह के कंप्लेन आमूमन देते हैं कि लगता है हड्डियां टूट गई या हड्डी को कोई आरी से काट रहा है। तो यदि इस तरह की कंडीशन मिल रहा है तो निश्चित तौर पे वहां पे मज्जा धातु का क्षय हो रहा है, और चिकित्सा के लिए मज्जा धातु का ग्रहण करने की जरूरत है, उसमें आपका नाग भस्म सहायता करेगा। एक चीज और दोस्तों, कि प्रेगनेंसी का कंडीशन हो या दूध पिलाने वाली माताओं का कंडीशन, यानी कि संवत्सा हो या आपकी गर्भावस्था का स्थिति हो,
इन कंडीशंस में भी अभ्रक भस्म और ये नाग भस्म का प्रयोग वहां पे होता है। यदि ऐसा कभी कभी होता है कि ये जो माताएं गर्भावस्था में हैं या प्रसव हो गया है, इस काल में बहुत तेज दर्द उनके शरीर में एकाएक से शुरू हो जाता है, या कई बार इक्लैम्सिया का कंडीशन आता है, उस कंडीशन में भी अभ्रक भस्म के साथ नाग भस्म का प्रयोग करने पर बहुत अच्छा और अनुकूल रिजल्ट मिलता है। दोस्तों एक चीज और, यदि कोई प्रेगनेंसी का कंडीशन है उसमें यदि आपको नाग भस्म देने का जरूरत हो तो वहां पे आंवला, गोक्षुर, मिश्री इत्यादि के अनुपान के साथ, सौम्य अनुपान पित्त शामक के साथ प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों एक चीज और, कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड ही एक और इसका सिम्टम्स है, जहां पर है कि पेशेंट का जो आते हैं वहां पे मल स्टूल जो है वहां बार बार स्टोर हो रहा है और वहां से वो एक्सक्रीट प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा हो रहा है कि पेशेंट वहां घंटों बाथरूम में बैठा है और एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है, तो मैकेनिकली उसको बाहर निकाल रहा है। निकालने के लिए वो अपने कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर रहा हो या एनिमा ले रहा हो, या कई बार पेशेंट उंगलियों से अपने स्टूल को निकालते हैं। यदि इस तरह का कंडीशन बन रहा है या इसके साथ साथ पाइल्स का कंप्लेन आ रहा है तो वहां पे नाग भस्म का प्रयोग करेंगे। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर स्वेलिंग है वो स्वेलिंग, अच्छा हाँ एक चीज और, कई बार क्या होता है कि रेक्टम में स्वेलिंग आ जाता है, और स्वेलिंग के बाद क्या होगा कि जब पेशेंट स्टूल लैट्रिन करने के लिए जब प्रेशर लगाएगा तो वो थोड़ा सा बॉल्स आउट कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, जिससे लैट्रिन करने के बाद फिर वो उसे जब दोबारा हाथ से पुश करने की कोशिश करेगा कि वो अंदर चला जाए तो वो नहीं जाएगा। तो यदि इस तरह का कंडीशन है, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम जैसा कंडीशन दिख रहा है, लेकिन रेक्टम में क्या है कि वो लिगामेंट कमजोर है तो वापस से पुश करने पर अंदर चला जाता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या है वो अंदर नहीं जा रहा है। यदि ये लक्षण मिल रहा है पेशेंट का तो उसमें नाग भस्म आपका बढ़िया हेल्प करेगा। तो नाग भस्म का जब हम लोग यहाँ पे प्रयोग करेंगे तो धीरे धीरे करके वो आपका जो स्वेलिंग है वो खत्म हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम होकर वापस से वो अंदर जाने लगेगा। तो इस तरह की कंडीशन होगा। या कई बार क्या होता है कि मोटर न्यूरॉन जो आपका है और सेंसरी न्यूरॉन, इनमें भी डिस्टर्बेंस आ जाता है, तो इंटेस्टाइनों की गति जो है वो प्रॉपर नहीं रह पाती। जब इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर हम लोग नाग भस्म का प्रयोग करते हैं, और इससे क्या है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। एक बात और, नाग भस्म के प्रयोग के साथ एक जबरदस्त सिम्टम्स होता है कि यदि पेशेंट के अंदर शुक्र क्षय या उससे रिलेटेड कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, जहां पे पेशेंट का शुक्र क्षय हुआ है या वो हैबिचुअल आपका मास्टरबेशन करने वाला हो या स्पर्मेटोरिया से संबंधित कोई समस्या लेकर आया है और साथ में ये कॉन्स्टिपेशन है, तो फिर आप बेहिचक होकर के नाग भस्म का प्रयोग कराइए, बहुत अच्छा रिजल्ट निश्चित ही मिलने वाला है। यानी कॉन्स्टिपेशन हो, पाइल्स हो और साथ में स्पर्मेटोरिया या मास्टरबेशन का सिम्टम्स है तो नाग भस्म का वहां पे प्रयोग किया जाएगा और निश्चित तौर पर आपको लाभ आएगा। दोस्तों एक चीज और, कि कई बार क्या होता है पेशेंटों में देखा गया इक्टोपिक प्रेगनेंसी हैबिचुअल बनती है, यानी बार बार उनके में इक्टोपिक हो जाएगा। तो यदि इस तरह का कंडीशन आपके पास कोई महिलाओं का आ रहा है जो कि बार बार गर्भावस्था में गर्भ धारण कर रही है और वो इक्टोपिक हो जा रहा है, और कई बार तो ये कंप्लेन फैमिली में आता है कि माता को हुआ, फिर उनकी बेटिया को हुआ, फिर 3 बहनें हैं, तीनों में मिल रही हैं, मौसी में मिल रहा है। यदि इस तरह का भी कंप्लेन आपके पास है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री अभी भी फैमिलियर है, या पहला बार प्रेगनेंसी हुआ इक्टोपिक हो गया, दूसरी बार आपके पास आया है, तो वैसे कंडीशंस में इक्टोपिक प्रेगनेंसी के प्रिवेंशन के लिए आप नाग भस्म का प्रयोग करिएगा अभ्रक भस्म के साथ। यानी नाग भस्म का प्रयोग करना है अभ्रक भस्म के साथ, तो आपको इसमें निश्चित तौर पे ही लाभ मिलेगा। एक चीज और दोस्तों, कि जब स्फ्रू यानी कि आईबीएस से संबंधित कंप्लेन है पेशेंट के पास और वहां पर आईबीएस का कंप्लेन लेकर आया, यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं, या क्रॉनिक डिसेंट्री या डायरिया का कंडीशन लेकर आ रहा है और शरीर का पूरा ताकत उसका क्षीण हो चुका है, रोगी अत्यंत दुर्बल दुबला पतला हो गया है, या यूं कहे तो बस ऐसा लग रहा था कि हड्डियों में स्किन लपेट दिया गया है, यानी एकदम मांस सब लगभग गायब हो चुके, सिर्फ कंकाल और उसके ऊपर स्किन बचा हुआ है, इस तरह का है, और डिजीज काफी क्रॉनिक लेकर आया है, और वो बता रहा है कि रोज प्रतिदिन मेरा बल क्षीण हो रहा है, लेकिन उसमें फीवर इत्यादि कंडीशन नहीं है, यानी बल क्षय है,
कॉन्स्टिपेशन है, IBS है, वीकनेस है, लेकिन फीवर नहीं है, यदि ये कंडीशन है तो नागभस्म का प्रयोग किया जाए। यदि फीवर उसमें आता है तो फिर नागभस्म का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों, जो लौह भस्म है, नागभस्म है, अभ्रक भस्म है, स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, ये सभी जो भस्म है ये जीवनोपयोगी हैं, यानी कि ये इंस्टेंट आपके वाइटल एनर्जी को बढ़ा देते हैं, बूस्टअप करते हैं, और जीवनीय शक्ति का जब विकास होता है तो फिर रोगी को जल्दी ही लाभ मिलता है। लेकिन इसके लिए डायग्नोसिस थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। और खास करके जो नाग भस्म है वो अस्थि, मज्जा और मांसपेशियों को बल देने वाला होता है, यानी इसमें कहीं भी कमजोरी दिख रही है तो नाग भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। नाग भस्म का जो प्रयोग है वो नपुंसकता पर बहुत अच्छा होता है, लेकिन यदि कोई जन्म से नपुंसक है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग से आपको लाभ नहीं मिलेगा, यानी जिसका स्पर्म काउंट नील है, जन्म से ही नील है, और यदि आप उसकी चिकित्सा करने की सोच रहे हैं तो उसमें आप नाग भस्म का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि आप करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलने वाला। लेकिन यदि डायबिटीज या कोई और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हुआ और उस डिसऑर्डर के परिणाम स्वरूप उसे यदि नपुंसकता आ गया है, इम्पोटेंसी आ गया है, तो वैसे कंडीशन में आप नाग भस्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, एक चीज और, यदि किसी को नर्वाइन डिसऑर्डर हुआ, या तो अल्जाइमर है, या आपका पार्किंसन है, या कोई और भी तरह की यदि कोई नर्वाइन डिसऑर्डर है, या स्किज़ोफ्रेनिया है, और उसके साथ यदि उसके में नपुंसकता पाया जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप अभ्रक भस्म के साथ ही नाग भस्म का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यदि किसी के स्कॉटम में, वहां पे ग्रंथियों में यदि कोई निर्बलता आ गया, डिजेनरेशन या कमजोरी आ गया, टेस्टोस्टेरोन का प्रॉपर सिक्रेशन नहीं हो रहा है, यदि वैसे कंडीशंस को आप ट्रीट करने जा रहे हैं और ये जन्म से ना हो, ये बाद में उत्पन्न हुआ हो, तो इसमें शिलाजीत के साथ स्वर्ण भस्म का प्रयोग करके आप प्रयोग कीजिएगा तो आपको लाभ मिलेगा। पुष्प धनवा रस एक एक्सलेंट रेमेडी है जो नाग भस्म से मिलकर बना हुआ है, और ये काफी अच्छा रिजल्ट देता है इम्पोटेंसी में। दोस्तों, एक बात और कि कई बार ऐसा होता है पेशेंट का मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ गया जॉब से या किसी और कारण से, और इस स्ट्रेस के प्रभाव के कारण क्या है, उसके अंदर बहुत सारे वीकनेस आने स्टार्ट हो गए, सेक्सुअली स्पेशल। तो वैसे कंडीशन में नाग भस्म का प्रयोग ना करके हम अभ्रक भस्म का प्रयोग करेंगे। एक चीज और दोस्तों, कि कई बार क्या होता है, कहीं से कट गया या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई मेजर सर्जरी हो गई, और इन ऑपरेशंस के बाद या किसी में मिट्टी खाने की टेंडेंसी है, कई बार बच्चों में या माताओं में मिल जाता है, जो कि मिट्टी या जो कुल्हड़ होता है पकाया हुआ, जो कुम्हार के यहाँ का पकाया हुआ मिट्टी है, उसे खाने का उनके अंदर एक व्यसन उत्पन्न हो जाता है। तो यदि इस तरह का कंडीशन आपके पास है और उसके बाद यदि पेशेंट आपके पास एनीमिया लेकर आ रहा है, तो वैसे में आप अभ्रक भस्म का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर नाग भस्म का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि ऐसा कंडीशन आपके पास आया जहां मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लेकर आ रहा है पेशेंट, जैसे थायराइड लेकर आया, जैसे आपके पास डायबिटीज लेकर आया, और या एडिसन डिजीज लेकर आया, कुशिंग सिंड्रोम लेकर आया, इस तरह का डिजीज, इसमें आपको एनीमिया मिल रहा है, तो यहाँ पर आप नाग भस्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी जहां पर कट गया या कोई ऑपरेशन हो गया, कोई ब्लीडिंग हो गई, और ब्लीडिंग के बाद आपका या कुछ मिट्टी इत्यादि खाने के बाद यदि खून की कमी होती है तो लौह भस्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तो वहां पर हम लोग नाग भस्म का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, हाँ, इसके साथ साथ आप कंडीशन के लिए अभ्रक भस्म हुआ या स्वर्ण भस्म हुआ या वैक्रांत हुआ, ये जो भी आपके डॉक्टर्स आपके अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन नाग भस्म उसके कंडीशन में अच्छा रिजल्ट देता है। एक चीज और दोस्तों, जीर्ण पक्षपथ या पक्षाघात, यानी पैरालिसिस का अटैक, और वो भी क्रॉनिक पेशेंट है, आपके पास लंबे समय से पैरालिसिस का इफेक्ट है और पेशेंट दुर्बल हो गया है। दुर्बल होने के बाद क्या है कि उसके हाथों में या पैरों में शाखागत जो है उसमें ऊर्जाएं बहुत कम रह गई हैं, कंडा जो नसें हैं वो बाहर उभरी हैं, बोलने चलने में असमर्थ है, और उंगलियां इत्यादि हाथ पैर की भी उसकी छीण हो गई है। तो ऐसे कंडीशन में आप अल्प मात्रा में नाग भस्म का प्रयोग करा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि एक खास तरह का मेंटल सिम्टम नाग भस्म में मिलता है, जो ध्यान से समझिए, पेशेंट जो है उसे
आलसी पूर्ण रहने का हमेशा इच्छा आता है। वो हमेशा सीडेंटरी लाइफस्टाइल को पसंद करता है। मस्तिष्क उसका हमेशा शून्य रहता है। उसकी ज्ञानेंद्रियां जो है, सेंसरी नर्व्स हैं, जो थॉटलेस रहती हैं, या अनावश्यक थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहा है, प्रॉपर ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है, ब्रेन कमजोर हो गया है। रोगी हमेशा अपने ख्यालों में, अपने थॉट्स में वो उलझा हुआ है, लगातार कई तरह के थॉट्स आ रहे हैं, अच्छे बुरे। तो यदि इस तरह का है और घंटों वो मृत जैसा लेटा हुआ है, यानी कमजोरी है, अनावश्यक थॉट्स चल रहे हैं, आलस से बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बालों में हाथ डालने पे बाल हमेशा उसका ड्राई हो जा रहे हैं, तो यदि इस तरह का अस्त व्यस्त है उसका लाइफस्टाइल है, या उसके अंदर लॉट्स ऑफ सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं, 24 घंटे उसके अंदर इस तरह के थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, मास्टरबेशन का एडिक्टेड हो गया है पेशेंट, या कोई और भी तरह के अनैच्छिक क्रियाओं में वो लगा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आप नागभस्म का प्रयोग कराएंगे। कई बार तो आलस्य इतना बढ़ा हुआ होता है कि पेशेंट को यदि पेशाब लगा हुआ है तो उसके लिए वो उसको एक्सक्रीट करने बाहर नहीं जाता, वो घंटों तक वैसे ही पेशाब का मैसेज ब्रेन दे रहा है कि बाथरूम है, बाथरूम ब्लेडर में भरा हुआ है, लेकिन वो उठ के जाने में आलस्य दिखाता है और घंटों तक वो यूरिन ऐसे ही अपने पास स्टोर करके रखा रहता है। यदि इस तरह का कंडीशन मिल रहा है तो उसमें आप नागभस्म का प्रयोग कराइए और इतना अच्छा रिजल्ट देता है ये कि मुश्किल से 3 से 4 खुराक देने पर असर जाता है। इस तरह का कंडीशन मैंने अपने पेशेंटों में देखा है कि यूरिनेशन के लिए नहीं जा रहा है तो वहां पे अच्छा एक चीज और, कई बार क्या होता है बच्चों में रात को पेशाब करने की टेंडेंसी होती है। ये नक्शूरिया का पेशेंट है, कई बार एडल्ट्स में मिल जाते हैं, उम्र 30 बरस 35 बरस तक की महिलाएं या बच्चे मेरे पास आ चुके हैं जिनको की प्रॉब्लम हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में नागभस्म एक अच्छी रेमेडी सिलेक्ट होती है। दोस्तों एक बात और कि नागभस्म का जब भी हम प्रयोग करेंगे, ठीक है, आंतों को बल देने के लिए या इस तरह के किसी भी क्रॉनिक डिजीजेस में, तो इसकी मात्रा कम रखेंगे और लगातार प्रयोग नहीं करेंगे, बीच बीच में इसको हम लोग रोकेंगे और इसके प्रयोग के साथ में हम लोग ध्यान रखेंगे कि अबरक भस्म है, कुचिला है, इन सबों को मिलाकर देने पर और शांतिपूर्ण लंबे समय तक यानी 48 दिन खिलाएं, फिर एक हफ्ता बंद किए, फिर 48 दिन खिलाएं और ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट हम लेते रहे, क्योंकि कुचिला का प्रयोग से ब्लड प्रेशर कई बार बढ़ता है, तो उसकी मात्रा डिसाइड करवा के आप डॉक्टर से लंबे समय तक यदि आप प्रयोग कर रहे हैं तो आंतों की गति उसकी ठीक हो जाती है। एक बात और, वृद्ध लोगों में नागभस्म का प्रयोग लंबे समय तक नहीं करें तो बहुत कम मात्रा में आप डॉक्टर्स की देख रेख में प्रयोग करें। दोस्तों एक बात और, कई बार क्या होता है पेशेंट में बॉडी के अंदर काम करने की क्षमता जो बॉडी की है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। डायबिटीज की अवस्था में पेशेंट को मूर्छा आ गया या कोमा जैसा कंडीशन बन गया, यदि ऐसा कंडीशन बन रहा है तो उसमें हम लोग अबरक भस्म के साथ में नागभस्म का प्रयोग करते हैं। दोस्तों एक चीज और, एक कंडीशन है जहाँ पे हार्ट और चेस्ट दोनों कमजोर हो गए हैं, कमजोर होने के बाद सूखी खांसी पेशेंट को आ रहा है, आवाज गहरी हो जा रही, बार बार लगातार खांस रहा है और कफ बिल्कुल नहीं निकल रहा है और ये खांसी इतना ज्यादा आता है कि पेशेंट एकदम अस्थि पंजर जैसा हो गया है, यानी पूरी तरह से वो दुबला पतला हो गया है, कमजोर हो गया है, तो वैसे भी आप नागभस्म का प्रयोग करा सकते हैं। एक चीज और, यदि बात प्रधान, बात की प्रोमिनेंसी है, पेन बहुत ज्यादा है और यदि कैंसर है यानी कैंसर का कंडीशन है और दर्द बहुत ज्यादा है तो उसमें आप नागभस्म का प्रयोग कराइए। इसके प्रयोग से क्या है, मेजर एक्शन इसका ब्यान वायु को होता है और ब्यान वायु जो है वो आपका एक्शन आप लोगों को पता है, ये है। फिर रस से लेकर शुक्र पर्यंत 7 धातु में, मस्तिष्क, फिर आपका जो सेंसरी नर्व है, जो मोटर न्यूरॉन है उन पर, स्नायु पर, आपका अमाशय पर, फिर इंडोक्राइन सिस्टम पर, इन सभी जगहों पर नागभस्म का प्रयोग होता है। तभी तो नागभस्म के बारे में जब शास्त्रों में डिस्क्रिप्शन दिया गया तो लिखा गया कि नागभस्म का जो सेवन करता है उसके में 100 हाथियों का बल आता है। ये 100 हाथियों का बल इन द सेंस कि वो परफेक्टली आपका ठीक रहता है। जो सूत्र बताया गया, जो WHO
ने आयुर्वेद के ही सिद्धांत और श्लोक को सीधा सीधा अपने यहाँ ट्रांसलेट करके स्वास्थ्य का परिभाषा बनाया कि स्वास्थ्य हिताहितम या समदोषा समाग्री संधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मा इंद्र से। तो इस तरह का जो स्वस्थ व्यक्ति की कल्पना की गई है उसमें नागभस्म का एक रसायन के तौर पर प्रयोग बताया गया है, जो सभी रोगों का नाश करता है, आयु की वृद्धि करता है, मेटाबॉलिज्म को एनहांस रखता है, सेक्सुअल वीकनेस नहीं आने देता है और धीरे धीरे करके टेलोमर लेंथ को बढ़ा देता है और पेशेंट का एजिंग कंट्रोल करता है। लेकिन अब नागभस्म लेते समय हमें क्या क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है डोजेस को लेकर, डोज कितना होना चाहिए। दूसरी चीज होती है अनुपान, किस चीज के साथ लेना है। तो कुछ अनुपान मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद से ये है कि यदि नागभस्म जो है वो प्रॉपर नहीं बना हुआ है, यानी निरुक्त कंडीशन होता है भस्म में, यदि वो कंडीशन नहीं बना हुआ है तो वो निश्चित पेट में दर्द उत्पन्न करेगा और नुकसान करेगा। यानी जब भी भस्म लें तो अच्छे कंपनी का, अच्छे तरह का भस्म लें या किसी अच्छे डॉक्टर्स के देख रेख में परीक्षण करके भस्म लें। क्योंकि हम लोग जब अपने आप कंपनियों से भस्म मंगाते हैं तो उसका परीक्षण करते हैं कि ये जो भस्म है ये प्रॉपर क्वालिटी को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि कई बार बड़े जो कंपनियां हैं उसके भी भस्म कच्चे आ जाते हैं। यदि इस तरह का दिक्कत है तो अपने यहाँ नजदीकी किसी डॉक्टर से राय लेकर के आप भस्म को मंगवा सकते हैं अपने यूज के लिए। दूसरी चीज, एक चीज और बताना है आपको कि यदि अनुपान की हम लोग बात करें तो सभी स्थितियों में आपका शहद का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन यदि किसी को ल्यूकोरिया है, यानी वाटरी डिस्चार्ज, व्हाइट वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है, और खास करके फीमेल में ज्यादातर देखा जाता है, कई बार आपका और ओल्ड एज की महिलाओं में भी देखा जाता है, लेकिन नए एज में ये कंडीशन ज्यादा कॉमन है, लेकिन बहुत ज्यादा रहती है। तो इसमें आपका वंशलोचन, जीरा, इलायची और मिश्री के साथ प्रयोग करना है। यानी अदरक भस्म का फिर से बता रहा हूँ, वंशलोचन, जीरा, इलायची और मिश्री, इसको पाउडर कर लीजिए, नागभस्म मिलाइए और साथ में प्रयोग कीजिए। क्योंकि ये कंडीशन यदि ट्रीट नहीं रहता है धीरे धीरे करके कैंसर में कन्वर्ट होता है। इसलिए इसके ट्रीटमेंट को ध्यान रखना। यदि बहुत ज्यादा वाटर डिस्चार्ज हो रहा है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर्स की सलाह लीजिए और ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए। दूसरा, आमा की सार, यानी आपका बार बार लैट्रिक हो रहा है, बार बार डायरिया है, लेकिन आम युक्त है। आम युक्त नस्ल चिकनापन लिए हुए है, पानी में वो स्टूल डूब जा रहा है, लैट्रिन करके जब भी आपको लैट्रिन की मोशन आ रहा है तो पेट में मरोड़ हो रहा है, दर्द हो रहा है, यदि इस तरह के कंडीशंस बन रहे हैं तो वो आमातिसार होता है। तो उसमें सौंफ और सोंठ के साथ में हम लोग यूज करेंगे नागभस्म का। यदि गुल्म है, यानी मैंने शुरू में आपको एक कंडीशन बताया था, उसको बताया था कि स्टमक जो है वो लोग बोलते हैं कि इनलार्ज स्टमक हो गया है या आपका डायलेटेड स्टमक हो गया है, एब्डोमेन है, तो वैसे कंडीशन जहां मैंने उल्टी तैयारी के बारे में बताया था, यदि वो कंडीशन आपको दिख रहा है तो वहां पे सोंठ और काला नमक के साथ आप प्रयोग कर सकते हैं। कफ, बात के साथ एसाइटिस, यानी कफ और बात प्रोमिनेंट यदि एसाइटिस है तो वहां पे अजवाइन, पीपल चूर्ण और शहद के साथ प्रयोग करेंगे। एसाइटिस जैसे पेट में पानी भर जाता है, लीवर खराब होने की कंडीशंस में अक्सर ये देखा जाता है। उपदंश, उपदंश बोलते हैं ये जो गोनोरिया होता है उसके लिए, यदि वो कंडीशन का शीतल चीनी, चुप चीनी और आपका इलायची के साथ इसका प्रयोग करते हैं। यदि किसी में धातु क्षय हो रहा है, स्पर्मेटोरिया है या ओवर मस्टरबेशन किया हुआ है, यदि इस तरह कंडीशन है तो वैसे कंडीशन में मक्खन और मिश्री के साथ प्रयोग करेंगे। डायबिटीज में आप इसका प्रयोग शिलाजीत के साथ करेंगे। ये मैंने कुछ सामान्य अनुपान आपको बता दिए, बाकी अनुपान के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और या अपने नजदीकी किसी डॉक्टर से आप इसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9031113389। इस पे आप मुझसे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में, किसी नई मेडिसिन के साथ में। नमस्ते।